गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर हम आपके साथ हैं गर्व नर्सिंग एकेडमी के, और हम आगे के ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के 2019 के इवनिंग पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 7 जुलाई को ईएसआईसी का पेपर होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है विद रेशनल आप लोगों के लिए। और ये 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, ए सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज़ इफ़ फीटल हार्ट रेट इज़। जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण जो प्रिडिक्टर है पता लगाने का कि फीटल वेलबींग है कि नहीं, उसके लिए फीटल हार्ट रेट क्या होती है। पहला ऑप्शन है 160 से 200, 160 टू 100 200 बीट्स पर मिनट। सेकंड ऑप्शन है 180 टू 200 बीट्स पर मिनट। थर्ड ऑप्शन है 100 टू 120 बीट्स पर मिनट। एंड फोर्थ ऑप्शन है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है आंसर 4, 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। इसका रेशनल देख लेते हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो होती है वो 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होती है। फीटल ब्रेडिकार्डिया कंटिन्यूस बिलो 110 बीट्स पर मिनट जो है 110 110 से अगर पल्स रेट बच्चे की फीटस की कम रहती है हार्ट रेट, तो उसे हम फीटल ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, मैटरनल हाइपोटेंशन, सस्टेंडेड अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, यानी यूट्राइन का बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होना, कॉन्ट्रैक्शंस आना उसमें, और मैटरनल हाइपोटेंशन यानी बीपी लो होना मदर का, सस्टेंडेड अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन यानी कि कंटिन्यूस अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन फीटल, ये सभी जो हैं फीटल ब्रेडिकार्डिया के रीजंस हैं। उसके बाद फीटल टैकीकार्डिया मीन्स कंटिन्यूस मोर देन 180 बीट्स पर मिनट। फीटल की हार्ट रेट 180 यानी 180 से ऊपर होना मतलब फीटल टैकीकार्डिया। ये किस किस रीजन में होती है? ये इसके जो मेन फैक्टर्स हैं, ये रिस्क फैक्टर, वो हैं मैटरनल फीवर, डिहाइड्रेशन और एंजाइटी, मैटरनल कीटोसिस, मेडिकेशन लाइक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस। मैटरनल फीवर, माँ को फीवर आने की कंडीशन में, डिहाइड्रेटेड होने की कंडीशन में और एंजाइटी होने की कंडीशन में। मैटरनल कीटोसिस यानी कि डायबिटिक मदर जो है उस मतलब उसमें कीटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और मेडिकेशंस लाइक एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस, इसमें फीटल टैकीकार्डिया होने का रिस्क रहता है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस जो रिसेसिव डिसऑर्डर है उसके एग्जाम्पल इनमें से क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया, सेकंड ऑप्शन है टैकी-सैक्स डिजीज़, थर्ड है क्रेनियोफेशियल डिसऑर्डर, फोर्थ है स्केलेटल डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, टैकी-सैक्स डिजीज़। The autosomal recessive disorder is when a mutated gene is present in both the mother and the father, both are carrier। यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जब जो जीन में जो परिवर्तित जीन हुआ है, म्यूटेटेड जीन जो है, वो माता और पिता दोनों से ही बच्चे को प्राप्त होता है। दीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इनमें से कुछ रिसेसिव जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं वो ये हैं। फर्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। पीपल विद सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉजेज फ्लूइड्स, म्यूकस, स्वीट्स, डाइजेस्टिव जूसेस टू बिकम थिक एंड स्टिकी। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं जैसे कि म्यूकस, स्वीट्स यानी पसीना, डाइजेस्टिव जूसेस, ये सभी थिक और स्टिकी हो जाते हैं और ये डक्ट में या रेस्पायरेशन में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंटों में जो बच्चे होते हैं। सेकंड है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉजेज red blood cells to become misshapen and early breakdown, can block blood flow causing pain,
सिकल सेल क्राइसिस, यानी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है रेड ब्लड सेल्स का, जिसमें रेड ब्लड सेल्स मिस शेप हो जाती हैं, उनकी शेप ब्रेक हो मतलब शेप बदल जाती है, हंसियाकार हो जाती है, जिसे सिकल शेप कहते हैं, और जल्दी टूटने लगती हैं और वो ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं, जिसके कारण जो है पेन होता है, ब्लड फ्लो ना होने के कारण ये ब्लॉक कर देती हैं ब्लड फ्लो को, और इसे सिकल सेल क्राइसिस कहा जाता है, जिसमें सिकल सेल्स बनने लगती हैं बहुत ज़्यादा और वो टूटने लगती हैं। थर्ड है टेक्सैक डिजीज़। It is caused by the absence of enzyme which called hexosaminidase A that helps break down fatty acids, which these are gangliosides, and their toxic level damage the brain and spinal cord and function of the nerve cells. मेनली टेक्सैक डिजीज़ जो है वो आपके नर्व सेल्स की एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। और इसके अंदर बात कर लेते हैं, जो एंजाइम होता है हेक्सोसेमिनिडेज ए, उसकी कमी होती है बॉडी में, और जो कि क्या काम करता है बॉडी में, फैटी एसिड्स को, गैंग्लियोसाइड्स जो फैटी एसिड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने का। अगर ये नहीं होगा एंजाइम हेक्सोएमिनोडेज, तो गैंग्लियोसाइड्स भी ब्रेक डाउन नहीं होंगी और उनका जो लेवल है वो टॉक्सिक हो जाएगा, जिसके कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन जो हैं उनके नर्व सेल के डैमेज हो जाते हैं। इसलिए इसे टेक्सैक डिजीज़ को नर्व सेल और ब्रेन सेल का डैमेज कहा जाता है। इसके अंदर देयर आर 3 फॉर्म ऑफ टेक्सैक डिजीज़: इन्फेंटाइल, जुवेनाइल एंड लेट ऑनसेट एडल्ट। टेक्सैक डिजीज़ जो होती है वो उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इन्फेंटाइल में भी हो सकता है बच्चों में, जुवेनाइल में हो सकता है जो 12 टू 18 की एज है, और जो लेट ऑनसेट या एडल्ट्स के अंदर भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी इज स्टेज एज। जो सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन है बेबी ऑफ बर्थ के लिए, वो कौन सी स्टेज कहलाती है? फर्स्ट स्टेज है स्टेज थर्ड ऑफ लेबर, सेकंड ऑप्शन है स्टेज सेकंड ऑफ लेबर, थर्ड ऑप्शन है स्टेज फर्स्ट ऑफ लेबर, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टेज 4 ऑफ लेबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, स्टेज सेकंड ऑफ लेबर। अब स्टेजेस को हम जान भी लेते हैं इसके दौरान। द स्टेजेस ऑफ लेबर आर एज फॉलोज: स्टेज फर्स्ट, फॉर्म फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर टू फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि इसमें ट्रू लेबर पेन्स होते हैं जो कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स तक की स्टेज होती है, इसे स्टेज फर्स्ट कहते हैं। और फुल डायलेशन अब सेकंड स्टेज आ जाती है फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स अप टू 10 सेंटीमीटर, यानी सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर से शुरू होता है, ये सेकंड स्टेज में होता है, टू बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि बेबी ऑफ बर्थ, न्यूबॉर्न के बर्थ तक की स्टेज ये होती है। थर्ड स्टेज है फ्रॉम द बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि बच्चे के बर्थ से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक की स्टेज को थर्ड स्टेज कहा जाता है लेबर की। स्टेज 4 फ्रॉम एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा अंटिल 2 आवर्स आफ्टर बर्थ, यानी प्लेसेंटा के निकलने से लेकर 2 आवर्स की जो बर्थ के बाद की जो टाइमिंग है वहाँ तक की स्टेज को हम स्टेज 4 ऑफ लेबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्वेश्चन 29, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, सेकंड, पब्लिक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड, पब्लिक वर्क्स, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, फोर्थ, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है, मेजर डिटर्मिनेंट्स पूछा है, ऑप्शन फर्स्ट, स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़, यानी स्क्रीनिंग फॉर डिजीज़ जो है मेजर डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ का। तो इसका रेशनल जान लेते हैं। इट इज़ ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इल हेल्थ। तो ये जो डिटर्मिनेंट है स्क्रीनिंग फॉर हेल्थ, वो क्या काम करता है?
आइडेंटिफाई करता है रिस्क फैक्टरों को जो कि इल हेल्थ में अपना योगदान देती है, जिससे हेल्थ को तुरंत रिस्क फैक्टरों से बचा के उसको सही किया जा सके, हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। रिस्क फैक्टर स्क्रीनिंग के थ्रू ही हम पता लगा सकते हैं, तो ये एक मेजर डिटर्मिनेंट्स है। क्वेश्चन 30, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकिया रूब्रा इज़, जो लोकिया रूब्रा है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है येलो वाइट, कैसा दिखता है, यानी लोकिया रूब्रा इसमें मेनली पूछा है किस तरीके का दिखता है। तो जो लोग गायनिक में काम किए हुए होंगे और उन्होंने प्रैक्टिकली नॉलेज ली होगी और थ्योरिकली पढ़ा होगा तो वो इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट येलो वाइट, सेकंड ब्लडी विथ फ्लैशी ऑर्डर, थर्ड पिंक और ब्राउन विथ फ्लैश ऑर्डर एंड फोर्थ इज़ फाउल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन सेकंड, द ब्लडी विद फ्लैशी ऑर्डर, यानी उसमें मतलब ब्लडी वो होगा, मतलब लाल रंग से होगा, और फ्लैशी ऑर्डर उसमें मतलब आएगा। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम कैसे कैसे इनकी ऑप्शन की बात हुई है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है लोकिया रूब्रा, ये होता है 1 से 4 दिन जो डिलीवरी होने के बाद में जो पोस्टमार्टम पीरियड है उसके दौरान ये जो 1 से 4 दिन का पीरियड है उसमें लोकिया रूब्रा आता है वेजाइना के थ्रू। इसका ब्लड इज़ डार्क एंड हैवी इन नेचर, ब्लड जो होता है वो डार्क होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ क्लॉट्स डेसिडुअल फ्रेगमेंट्स, इसमें क्लॉट्स भी होते हैं और इसमें टुकड़े भी होते हैं, जो अंदर की वॉल्स जो होती है उसके टुकड़े भी डेसिडुअल फ्रेगमेंट्स होते हैं। लोकिया सिरोसा, ये 5 to 9 डेज़ का पीरियड होता है, ब्राउनिश पिंक कलर का होता है, यानी कि ब्लडी उसमें जो पार्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए पिंक कलर का होने लगता है। कंसिस्ट ऑफ ओल्ड ब्लड एंड ल्यूकोसाइट्स एंड टिश्यू डेब्रिस, कुछ दिन होने के बाद में वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए बचाव के लिए होती हैं, और टिश्यू के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। तो थर्ड है लोकिया अल्बा, लास्ट फॉर 10 to 15 डेज़, जो कि वाइट और येलो होता है कलर में, क्योंकि 10 to 15 डेज़ हो चुके हैं और उसे लोकिया अल्बा कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ म्यूकस इपिथेलियल सेल्स एंड ओल्ड ल्यूकोसाइट्स, यानी इसमें वाइट और येलो कलर होता है, इसमें म्यूकस होता है, इपिथेलियल सेल्स होती हैं और सुपरफिशली जो स्किन सेल्स होती हैं इपिथेलियल, एंड ओल्ड ल्यूकोसाइट्स होती हैं उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 31, द की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी इज एज फॉलोज एक्सेप्ट, यानी कि ये एक्सेप्ट नहीं बोल रहा है, एक्सेप्ट बोल रहा है, यानी कि के बजाय, के अलावा, यानी इसमें से वो ऑप्शन ढूंढना है जो सही नहीं है। ये दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार होता है, इसलिए विशेष इस शब्द का ध्यान रखिएगा। ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि इसका मीन है के अलावा। तो इनमें से की इंस्ट्रक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट, कौन से इंस्ट्रक्शन हैं की इंस्ट्रक्शन जो पेशेंट को देने चाहिए और केयर गिवर को देने, एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी, जो कि केयर गिवर है एपिलेप्सी के पेशेंट को, इज एज फॉलोज, इसमें एक्सेप्ट है जो कि नहीं दे रहे हैं हमको। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, थर्ड टेक शावर्स इन बाथ टब्स एंड फोर्थ इज टेक मेडिकेशन डेली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। पेशेंट को शावर नहीं लेने देते हैं बाथ टब्स में, इसका कोई ऐसा की इंस्ट्रक्शन में ये नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है टेक अ शावर इन बाथ टब्स। इसके इंस्ट्रक्शन है पेशेंट के एपिलेप्सी के जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कीप शार्प ऑब्जेक्ट्स अवे, पुट कारपेट इन योर होम, शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखेंगे तो एपिलेप्सी वाला पेशेंट जो है उसके टच में ना आने के कारण इंजर्ड नहीं होगा। कारपेट को रखेंगे ज़मीन मतलब घर में बिछा के, तो वो अगर गिरता है, फॉल डाउन होता है फर्श पर, तो उसको चोट नहीं आएगी, मतलब मिनिमम आएगी। और डू नॉट रीस्ट्रेन
द मूवमेंट, सीजर के दौरान या सीजर से पहले उसको बांध के नहीं रखना है जिससे कि ब्रेक बॉडी बोन का ब्रेक ना हो, किसी तरह की कोई इंजरी ना हो उससे। पुट फेस ऑन ए साइड इन केस ऑफ वॉमिट, अगर वॉमिट आ रही हो तो उसका फेस जो है एक साइड कर देना जिससे वो एस्पिरेट ना कर जाए, वॉमिट को साइड में कर सकते हैं, लेटरल पोजीशन दे सकते हैं, फेस को साइड कर सकते हैं। अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल नहीं पीने देना है। डू नॉट स्किप द मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशंस चल रही हैं उनको स्किप नहीं करना है। और कीप ए ट्रैक ऑफ द सीजर एंड मेंटेन ए चार्ट टू ट्रैक ट्रिगर्स, यानी कि जो सीजर्स हैं उनका एक मतलब चार्ट बना के रखना है, ट्रैक करके रखना है। और मेंटेन ए चार्ट टू ट्रैक ट्रिगर्स, मतलब उन मतलब चीज़ों को चार्ट रखना है, मेंटेन करके रखना है जिससे वो ट्रिगर हो रही हैं सिचुएशंस या कब हो रही हैं, टाइमिंग या किसी वजह से। और डू नॉट ड्राइव, ऐसे पेशेंट्स को ड्राइव करने के लिए मना किया जाता है। ऑप्शन है क्वेश्चन है 32। क्वेश्चन 32 है पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एज फॉलोज। जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, जो मतलब ज़्यादा रिस्क हाई मतलब हानिकारक इफ़ेक्ट हैं, पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ सर्जरी एंड एनेस्थीसिया आर एस, एनेस्थीसिया और सर्जरी के एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं के अलावा, मतलब इसमें हमें वो ऑप्शन बताना है जो एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो एनेस्थीसिया और सर्जरी का। फर्स्ट ऑप्शन है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। सेकंड है थ्रोम्बोसिस फ्रॉम कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और स्टेटिस। थर्ड है डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फोर्थ इज मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स। दोस्तों, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोगों को याद रखना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से हम ध्यान रख लें, इस पेपर के लिए नहीं, आगे के पेपर के लिए भी, और अपने नर्सिंग में होने वाले किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए, इवन आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन थर्ड। अब क्लियर होना चाहिए कि थर्ड ऑप्शन क्यों है। देयर आर लेस चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड डिहाइड्रेशन, यानी जो सर्जरी और एनेस्थीसिया है उससे ये सभी चांसेस होते ज़रूर हैं, लेकिन ये दिस ऑप्शन इज़ वेरी लेस चांस टू बी हैपन। इस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन का होने का चांस बहुत ही कम होता है, इसमें एनेस्थीसिया में और सर्जरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33, द ब्रेन रीजन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। द ब्रेन का कौन सा रीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफ वॉल्यूंटरी मस्कुलर मूवमेंट के लिए, जो हम खुद की मर्जी से जो मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, पोस्चर को बनाते हैं और बैलेंस को रखते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा ब्रेन रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन फर्स्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सेकंड स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड मेडुला ओब्लोगेंटा एंड फोर इज सेरिबेलम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सेरिबेलम। इसके लिए हम बात कर लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इज लिटिल ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड इट इज़ लिटिल ब्रेन। तो because it looks like a small version of the cerebrum, यानी जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम जो होता है उसके पीछे की साइड में एक छोटा सा पार्ट लगा रहता है जो कि एक तरीके से लिटिल ब्रेन लगता है और स्मॉल वर्जन ऑफ सेरिबेलम होता है, इसलिए सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहा गया है। इसके सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम देख लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का काम देख लेते हैं, मेडुला ओब्लोगेंटा का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है, हायर लेवल प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, थॉट, इमोशन, रीजनिंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी, ये प्रोसेसेस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो क्या करता है, कैरीज मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। और मेडुला ओब्लोगेंटा जो है
उसका क्या काम है, कंट्रोल सेंटर्स फॉर द हार्ट एंड लंग्स। इसमें वो सेंटर पाए जाते हैं जो कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट यानी लंग्स को कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 34, इन व्हाट वेज कुड हेपेटाइटिस ए वायरस टू बी स्प्रेड इन ए इफ़ वन ऑफ द किचन एम्प्लॉयज़ इज़ इन द रिजर्वायर। यानी कि किन किन तरीक़ों से हेपेटाइटिस वायरस फैलता है अगर कोई व्यक्ति किचन एम्प्लॉय है और वो कि जो कि रिजर्वायर है जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है मौजूद है, तो उसके किस कारणों से औरों को हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, क्या रूट है, ऑप्शन फर्स्ट है वाइल ही स्पीक्स एंड स्नीजेस थ्रो ड्रॉपलेट रूट। यानी जब वो बोलता हो, बात करता हो, छींकता हो, उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट है वो आती हो, उसके थ्रू फैलता हो। सेकंड, इफ़ ही सस्टेन्स ए कट थ्रू ब्लड बॉन्ड, वो अगर उसके कोई कट लगा हुआ है, उसके जो ब्लड है उससे उसके थ्रू फैल रहा है। थर्ड ऑप्शन है वाइल ही कफ्स आउट थ्रो एयर बॉर्न रूट, जब वो खांसता हो उसके जो हवा में जो एयर मतलब हवा में उसके माध्यम से, हवा के माध्यम से जब वो खांसे तो उसकी ड्रॉपलेट से वो फैलता हो। फोर्थ इज़ ओरल फीकल रूट, यानी कि ओरल फीको रूट के थ्रू उसके थ्रू हिज हैंड्स, और ओरल फीको रूट से हाथ लगा के वो हाथ अगर कहीं पे लगाता है वो किसी अदर पर्सन के, और तो उसके थ्रू उसी व्यक्ति को ओरल फीकल रूट के थ्रू उसको हेपेटाइटिस ए का फैलना। तो यानी कि क्लियर होना चाहिए हेपेटाइटिस ए किस रूट के थ्रू फैलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हेपेटाइटिस ए स्प्रेड बाय ओरल फीको रूट। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 4, हेपेटाइटिस ए और ई किसके थ्रू फैलते हैं, ओरल फीको रूट के द्वारा। एंड हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी ये किसके थ्रू फैलते हैं, ब्लड ट्रांसमिशन, जैसे कि ब्लड बॉन्ड बात कर रहे थे हम लोग, शेयरिंग इंजेक्शंस एंड नीडल्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसके द्वारा बी एंड सी डी ये सभी हेपेटाइटिस फैलते हैं। क्वेश्चन 35, एक्लेम्पसिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी एक्लेम्पसिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, जो इनमें से एक नहीं है उसका हमें राइट आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट सीजर्स, ऑप्शन सेकंड मार्क्ड प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन थर्ड माइल्ड फेशियल इडीमा, एंड ऑप्शन 4 बीपी ग्रेटर देन 160/110 mm ऑफ Hg। ये गलत हो गया है थोड़ा, तो इसको mm ऑफ Hg रीड किया जाए। ओके, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर रहने वाला है हमारा माइल्ड फेशियल इडीमा, थर्ड ऑप्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेम्पसिया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एक्लेम्पसिया के, हाइपरटेंशन जो कि अभी बता रखा है, बात कर रखी है हमने 160/110, उसके बाद में इडीमा ओवर एंकल्स, ना कि इडीमा ओवर फेशियल इडीमा नहीं होता है, फेशियल इडीमा ना होके एंकल्स पे इडीमा होता है। प्रोटीन यूरिया में प्रोटीन का आना और सीजर्स आना, ये एक्लेम्पसिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद जो 36 है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 36, व्हेन डैंगलिंग द पेशेंट एट द बेड साइड मॉनिटर फॉर, जब पेशेंट को बेड के साइड में डेंगल किया जाता है, उसको पैर लटका के खड़ा किया जाता है, तो उस दौरान क्या मॉनिटर किया जाता है। फर्स्ट फीवर फ्रॉम एक्सर्शन, फीवर आना एक्सर्शन के थ्रू, यानी ये जो वर्क हो रहा है बेड से उठने का, उस दौरान फीवर आना इसके चलते। सेकंड विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस एंड डिजीनेस, यानी विजुअल फील्ड में डिस्टर्बेंस होना, उनको डिजीनेस लगना। थर्ड ऑप्शन है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एंड डिजीनेस, और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मीन्स बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा होना एंड डिजीनेस होना। एंड फोर्थ इज़ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी बीपी का एकदम से पोजीशन चेंज करने पर गिरना एंड डिजीनेस होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
refers to a sudden decrease in blood pressure when changing position from the supine position to standing position. It is called orthostatic hypotension, which is monitored when dangling the patient at bedside. Okay. Question 37. The following are presenting symptoms of patient with catatonic schizophrenia except. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, दूसरा इसमें एक्सेप्ट भी लगा हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करें और बहुत ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़ें। सभी क्वेश्चंस के लिए ये आपके लिए राय है, तो इसको बनाए रखें ध्यान से। द फॉलोइंग आर प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ पेशेंट विद कैटाटोनिक सिजोफेनिया। तो सिजोफेनिया के जो पेशेंट हैं कैटाटोनिक वाला, उसमें कौन से जो सिम्टम हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, प्रेजेंट हैं के अलावा जो कि नहीं है वो हमें इसमें पता लगाना है। ऑप्शन फर्स्ट है स्टीरियोटाइप पोजीशन विद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। स्टीरियोटाइप पोजीशन यानी कि अजीबोगरीब पोजीशन होगी, और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बहुत ही मोड़ा तरोड़ा हुआ अपने आप को, ऐसी वाली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पोजीशन। सेकंड, सडन ऑनसेट ऑफ म्यूटिज्म, म्यूटिज्म एकदम से हो जाना। थर्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच, इसमें स्पीच जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, बिहेवियर एंड स्पीच डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। फोर्थ, हैव डेंजरस पीरियड ऑफ एजिटेशन एंड एक्सप्लोसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एजिटेट होना, एक्सप्लोसिव बिहेवियर के पीरियड्स होना जो कि डेंजरस होते हैं। ये ऑप्शन 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड स्पीच आर नॉट प्रेजेंट इन कैटाटोनिक सिजोफेनिया। सिजोफेनिया के कैटाटोनिक जो टाइप है उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और स्पीच नहीं आते हैं, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। और क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर फॉर ए पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी एक्सेप्ट। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। एक पेशेंट है जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी का पेशेंट है, उसको प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इनमें से क्या नहीं देनी है, एक्सेप्ट है। जो देनी है उनमें से एक ऑप्शन जो गलत है कि जो कि नहीं देनी है हमको। तो फर्स्ट ऑप्शन है एश्योर नर्स न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सेकंड है प्रमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज। थर्ड है हार्मोनल थेरेपी एंड फोर्थ इज एसिड ऐश डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन थर्ड, हार्मोनल थेरेपी। The hormonal therapy typically not a part of immediate preoperative nursing care, specifically for benign prostatic hypertrophy patient. तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन थर्ड। बाकी एश्योर न्यूट्रिशन, करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोमोटिंग यूरिनरी ड्रेनेज एंड एसिड ऐश डाइट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सारी प्री ऑपरेटिव इंफॉर्मेशन हैं जो कि एक BPH के पेशेंट को दी जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन 39, इट इज़ वेरी कंटिन्यू लगातार आने वाला जो क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन, ये आप लोगों को वैसे जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जो रिसेंटली भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने बहुत ध्यान से देखा होगा और किस तरीके से इसका राइट आंसर आता है वो भी देखा होगा। तो इसका ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो कब पूरी होती है? पहला ऑप्शन है 0.12 सेकंड में, सेकंड ऑप्शन है 0.57 सेकंड में, एंड थर्ड ऑप्शन है 0.9 सेकंड्स में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.8 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 0.8 सेकंड्स। इस 0.8 सेकंड में इसका मतलब जो है इसका एक कार्डियक साइकिल पूरा होता है। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, ये साइकिल है जो कि 0.8 सेकंड का है। ये PDF बनाते समय वो फ़ोटो नहीं आ पाई है, इसलिए वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो हम इसको हाफ कर लेते हैं।
तो दो चीज़ होती हैं, एक होती है सिस्टोल, एक होता है डायसिस्टोल। यानी कि एक बार हार्ट पंप मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स होता है। तो जो रिलैक्स होता है उसमें एक 0.1 सेकेंड का होता है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इस तरीके से चलता है, और ये 0.4 के अंदर चलता है। यानी जो सिस्टोल जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड का होता है, और जो टोटल डायस्टोल जो शिथिल अवस्था आती है वो 0.4 सेकेंड की होती है। तो इनका जो टोटल होता है वो 0.8 आता है, जैसा कि इसमें राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड, विच इज़ टाइमिंग फॉर वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट, इन विच वन कार्डियक साइकिल completed. Okay, next question 40. Why it is important for healthcare provider to monitor the growth and development of the children? क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का मॉनिटर करना ग्रोथ और डेवलपमेंट को चिल्ड्रन की? फर्स्ट ऑप्शन है स्टडिंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन हेल्प्स टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस। सेकंड, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट। एंड थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्स नीड्स द रीएश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल्स टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्टैटिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो बच्चों की स्टडिंग ग्रुप हैं उसमें हेल्प मिलती है नॉर्मल रेंजेस को पता करने के लिए। सेकंड है पोटेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता करना जल्दी से, जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम, लीड टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, जो कि उन्हें जल्दी से जल्दी केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सके। और थर्ड ऑप्शन है पेरेंट नीड द रीएश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, और जिससे कि प्रोफेशनल के लिए रीएश्योरेंस, पेरेंट्स नीड द रीएश्योरेंस, पेरेंट्स को रीएश्योरेंस मिल सके प्रोफेशनल्स का कि टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, कि उनके बच्चे स्वस्थ हैं। और फोर्थ है स्टैटिकल एनालिसिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च। ये स्टैटिकल एनालिसिस है वो इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च के लिए। तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सेकंड, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट टू ट्रैक एनी डेवलपमेंट डिले और पोटेंशियल प्रॉब्लम। यानी कि जल्दी से जल्दी पोटेंशियल प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए, जिससे उन बच्चों को केयर दिए जा सके और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। एंड टू ट्रैक एनी डेवलपमेंटल डिले और पोटेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी तरह की डेवलपमेंट यानी बच्चों की ग्रोथ में होने वाली देरी और उसकी प्रॉब्लम को पता किया जा सके। क्वेश्चन 41, अप्रोच टू हेल्थ is that acknowledges and respect the interaction of a person's mind, body and spirit within the environment is termed as. एक approach to health is that acknowledges and respect the interaction of person, body, minds and body and spirit। एक environment है जिसके अंदर person की mind, body and spirit को interact करते हुए बताया गया है एक दूसरे के रिस्पेक्ट्स में। तो इस हेल्थ की अप्रोच को, इसको क्या कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट है होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, सेकंड ऑप्शन है हाई लेवल वेलनेस मॉडल, थर्ड ऑप्शन हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड फोर्थ ऑप्शन इज क्लिनिकल मॉडल। जो होलिस्टिक मॉडल है इसमें इसका राइट आंसर इसमें अपन देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। होलिस्टिक हेल्थ मॉडल जो क्या है, मॉडल ऑफ हेल्थ है ये। इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ यूनिटी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ ए पर्सन। ये फिजिकल और मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो एसेंस हैं पर्सन्स की, उसका एक रूप बताया गया है होलिस्टिक मॉडल के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन 42,
द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जिनमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या इंक्लूड होता है के बजाय, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लूइड विद इन द सेल, जो कि सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है वो। सेकेंड ऑप्शन है ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। थर्ड ऑप्शन साइनोवियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड प्लूरल फ्लूइड। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी ऊतकों के बीच में जो स्पेस में रहता है फ्लूइड वो। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, फ्लूइड विद इन द सेल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसा कि क्लियर है कि जो फ्लूइड है एक्स्ट्रा सेलुलर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर तो हो नहीं सकता, तो यानी सेल्स के अंदर वाला फ्लूइड जो है वो के बजाय है। इसका आंसर हो गया फ्लूइड विद इन द सेल। ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं अगले 43। अबगार स्कोर इज कंसीडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज। अबगार स्कोर अगर एक्सीलेंट है तो उसमें स्कोर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है फर्स्ट 4 to 6, ऑप्शन सेकंड 7 to 10, ऑप्शन थर्ड 0 to 3 एंड ऑप्शन फोर्थ 3 to 7। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला ऑप्शन सेकंड। जो अबगार स्कोर है वो उस 7 to 10 जो है एक्सलेंट माना गया है। उसके बाद में इसका रेशनल पढ़ देते हैं। द अबगार स्कोर कंप्राइज 5 कंपोनेंट्स। अबगार स्कोर 5 चीज़ों से मिलकर बना है जिनको स्कोरिंग दी जा चुकी है। स्कोरिंग सभी को क्या क्या दे रखी है? 0, 1 एंड 2। तो ये कौन कौन से हैं? कलर, हार्ट रेट, रिफ्लेक्सेस, मसल टोन एंड रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर सभी को ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो 5 हैं, जो कि मैक्सिमम 5 into 2 10 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। तो 0 to 10 के बीच में ये स्कोरिंग होती है। और एक्सेलेंट किसको माना गया है? 7 to 10 को। ये मेनली 8 to 10 होता है, बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इट इज़ 7 to 10। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 44। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेटाबॉलिज्म के जो एरर हैं, इनबॉर्न एरर जो कि जन्म के साथ होते हैं, वो हैं के अलावा इसमें जो नहीं है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इन फिनाइल कीटोन यूरिया, सेकंड इज टैक्सैक डिजीज, थर्ड इज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फोर्थ इज टर्नर सिंड्रोम। तो ये और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, टर्नर सिंड्रोम। ये कि जो कि एलोसोम डिसऑर्डर है, और इसमें ये और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर नहीं है, ये बाकी के सारे मेटाबॉलिज्म एरर है इनबॉर्न। इसका रेशनल देख लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज़ ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर in which female is born with only one X chromosomes. It is not a inborn error of metabolism. ये इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर नहीं होता है। और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जिसमें ओनली 1 X क्रोमोसोम के साथ एक फीमेल होती हैं, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है, जिसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। कार्डियोजेनिक शॉक इज प्रिसिपिटेटेड बाय। ऑप्शन फर्स्ट बैक्टीरियमिया, सेकेंड ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, थर्ड ऑप्शन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज सीवियर एलर्जी। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है वो किसके थ्रू होता है? फर्स्ट ऑप्शन बैक्टीरियमिया, सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड थर्ड इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड फोर्थ इज सीवियर एलर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज ए हार्ट अटैक। यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का मीन क्या होता है दोस्तों? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन मायोकार्डियल जो वॉल होती है, मायोकार्डियल जो वॉल होती है कार्डियम, उसमें इन्फेक्ट होना, यानी ब्लड सप्लाई का कम होना और उस एरिया में ब्लड सप्लाई का ना पहुंचना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती है, जिसके चलते व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और वो सीधा किस में चला जाता है? कार्डियोजेनिक शॉक में। ओके, ब्लड सप्लाई डाउन हो जाती है उसमें। क्वेश्चन
46 द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट्स विद एक्लेसिस इज, जो एक्लेसिस के पेशेंट होते हैं उनमें मेन साइन एंड सिम्टम क्या नोटिस किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बटरफ्लाई रैशेस, सेकंड हाइपरटेंशन, थर्ड डिस्फेजिया एंड फोर्थ इज जॉइंट पेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड डिस्फेजिया। अब पढ़ लेते हैं एक्लेसिस के बारे में। एक्लेसिया रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू नर्व इन द फूड ट्यूब विच इज़ कॉल्ड ईसोफेगस, प्रिवेंटिंग द ईसोफेगस फ्रॉम स्क्वीजिंग food into the stomach. It may be caused by an abnormal immune system response. तो एक्लेसिस एक तरीके की एक्लेसिस जो है वो एक तरीके की एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम के द्वारा होने वाली डिजीज़ है, और इसके अंदर जो ईसोफेगस है वो अच्छे से स्क्वीजिंग नहीं कर पाती है फूड को, जिससे भोजन को निगलने में कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टी इन डिस्फेजिया मीन्स निगलने में कठिनाई। ईज़िली उसको हम खा नहीं पाते हैं खाने को, और गले में दर्द के साथ में वो खाना जाता है, इसे डिस्फेजिया कहते हैं। और डिस्फेजिया का जो मेन सिम्टम आता है, डिस्फेजिया जिसमें होता है मेन सिम्टम के तौर पे, वो एक्लेशिया कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन 47 ए क्लिनिकल साइन दैट ए पेशेंट इज़ क्लोज डेथ वुड बी। एक क्लिनिकल साइन जिससे पता पड़ता है पेशेंट बिल्कुल डेथ के क्लोज है, वो क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है पीरियड ऑफ एपनिया एंड इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, सेकेंड इज इंक्रीजिंग बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन, थर्ड इज nausea that occurs after meals, fourth is pain that is well controlled with small doses of morphine। तो इसका राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज पीरियड ऑफ एपनिया एंड इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। तो हम देख लेते हैं इसके जो रेशनल हैं। साइन व्हेन द पेशेंट इज क्लोज टू डेथ, फर्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है उन्हें, इंक्रीज्ड फिजिकल वीकनेस, लेबर्ड ब्रीदिंग करने में ताकत लगाना, बहुत ज़्यादा मतलब ताकत लगाना जिससे वो ब्रीदिंग ना आ रही हो, ब्रीदिंग लेने के लिए बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ रही हो, चेंजेस इन यूरिनेशन, स्वेलिंग टू फीट, एंकल्स एंड हैंड, फीट में, एंकल्स में एंड हैंड्स में सूजन आ जाना, ब्लड प्रेशर गिरना ना कि बढ़ना। उसके बाद हार्ट बीट इर्रेगुलर होना, हार्ट बीट में भी हार्ड टू डिटेक्ट, हार्ट बीट पता करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश की जा रही हो लेकिन हार्ट बीट उसमें पता नहीं पड़ रही हो, और यूरिन में भी ब्राउन, टैन और रस्ट कलर्ड। ये सभी सिम्टम हैं एक पेशेंट के जो कि डेथ के करीब होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48 द अमाउंट ऑफ एयर पासिंग इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्रीदिंग इज रेफर्ड एज। जो एयर पासिंग है वो उसका अमाउंट जब सांस छोड़ी जा रही हो और ली जा रही हो, दोनों एक साइकिल के दौरान उस जो अमाउंट है एयर का उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मली बेसिस पे जो एयर ली जा रही हो और छोड़ी जा रही हो उस अमाउंट को एक साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन टोटल लंग कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन वाइटल कैपेसिटी, एंड थर्ड ऑप्शन इज रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइडल वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? इज रिप्रेजेंटिंग एयर डिस्प्लेस्ड बिटवीन नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सलेशन when extra effort is not applied, which is called tidal volume। tidal volume क्या रिप्रेजेंट करती है? एयर डिस्प्लेस्ड होना जो कि एक नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सलेशन के दौरान होती है जिसमें किसी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगता हो, उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 फिलोसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एज फॉलो एक्सेप्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक्सेप्ट पूछा गया है, दूसरा फिलॉसफी पूछा गया है प्राइमरी हेल्थ केयर के दौरान क्या क्या आती है, उसके अलावा जो नहीं आती है।
ऑप्शन फर्स्ट इंटरसेक्टोरल अप्रोच, सेकंड इज इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड है प्राइमरी प्रिवेंशन, एंड फोर्थ इज इक्विटी एंड जस्टिस। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन थर्ड, इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो इसका रेशनल देख लेते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ केयर, सॉरी ऑप्शन थ्री, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, ये गलत ले लिया है, ऑप्शन थ्री राइट आंसर है इसका प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन किस में इंक्लूड नहीं होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है, पहला इसका जो प्रिंसिपल है सोशल इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी होना, नेशनल वाइड कवरेज, वाइडर कवरेज मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा एरिया कवर हो सके, सेल्फ रिलायंस, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, सभी सेक्टर्स में कोऑर्डिनेशन होना, पीपल इन्वॉल्वमेंट, सबसे महत्वपूर्ण लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, किसमें? प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? ऑप्शन थर्ड, प्राइमरी प्रिवेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का 50। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं हम आगे के 50 के ऊपर वाली में, 51 के बाद के में। नर्सिस यूज़ द नर्सिंग प्रोसेस एज ए मेथड ऑफ, नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिस जो हैं नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करती हैं एज अ मेथड ऑफ, किस रूप में, किस मेथड के रूप में? फर्स्ट, कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स एंड फैमिली, सेकंड, मीटिंग पब्लिक एक्सपेक्टेशन ऑफ नर्सिस, थर्ड है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर, फॉर ऑप्शन फोर्थ है मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन थर्ड, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। प्लानिंग करना, उसको व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड पेशेंट की केयर को डिलीवर करना। तो इसके बाद इसमें इसका रेशनल पढ़ लेते हैं। जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें फंक्शंस होते हैं प्रोसेस में, जो कि हम पढ़ लेते हैं, और वो किस बेस पे होते हैं? क्लाइंट सेंटर्ड होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन इसके अंदर आता है। असेसमेंट, असेस करती हैं वो प्रॉब्लम्स को पहले, उसके बाद उसका डायग्नोस बनाया जाता है, फिर उसके लिए प्लानिंग की जाती है, और उस प्लानिंग के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और उसके रिज़ल्ट को देखने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है, जो कि एक नर्सिंग प्रोसेस के पार्ट होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो कि ये हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों हमारा, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़े रहेंगे, मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड इवनिंग ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि।